यहाँ पे मोदी को क्यों बनाया? पिछड़ी जाति की राजनीति चलती है, इसलिए वो पिछड़ी जात का गुजरात का है, इसीलिए उसको पीएम का कैंडिडेट बनाया है। अब वो कह रहे हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं। कोई विश्व गुरु छोड़ो, ये विश्व चेले नहीं बन सकते ये लोग। आप आदि समाज की बात कर रहे हैं, मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो आप पीछे क्यों रह गए? वो सबका साथ सबका विकास बोलता है, मगर करता क्या है? सबका साथ सबका विनाश। ये विनाश का काम कर रहा है। विकास किसका होता है? विकास मुट्ठी पर 10 उद्योगपति आप देख लीजिए। आज जीएसटी के कारण तमाम छोटे मझले व्यापारी खत्म हो रहे हैं और सिर्फ अंबानी और अडानी 8 साल में अपना ये अडानी जो है गुजरात का, वो अडानी की 500 करोड़ की नेटवर्क थी, आज उसकी 2.5 लाख करोड़ की नेटवर्क हो गई, विश्व में दूसरे नंबर का हो गया। तो मोदी जी के राज में विकास हुआ है, ये मुट्ठी पर चंद पूंजीपतियों का हुआ है। विकास तो हो रहा है ना सर। हाँ, तो 10 लोगों का विकास होगा। जो 10 लोगों के पास संपत्ति है, वो 55 करोड़ भारत के लोगों के पास संपत्ति नहीं है। उतनी संपत्ति सिर्फ 10 परिवार के पास है, तो ये विकास है। ये आप 2024 की बात कर रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं एक स्टेज पर आ रहे हैं। क्या ये संभव है? एक स्टेज पर आएंगे यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, बंगाल, हर जगह से? देखिए, बीजेपी आप बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, ये सारी पार्टियाँ 15-20 पार्टियों को लेके चल रहे हैं ना, तो ये भी 15-20 पार्टियाँ। जनता तक अपनी आवाज़ कैसे ले जाएंगे? मीडिया तो उनके कब्जे में है। मीडिया भले कब्जा, जनता का आर्थिक अधिकार क्या है वो हम बताएंगे ना, क्योंकि आज तक 75 साल की आज़ादी में सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति चली, जाति और धर्म की राजनीति चली। मगर बताइए कौन से जाति और कौन से धर्म के लोगों का विकास हुआ? सिर्फ जाति धर्म के नेताओं का विकास हुआ। तो जनता का संविधान में आर्थिक अधिकार लिखा है, आपका, मेरा, इसका, भिखारी का, राजा का, सबका आर्थिक अधिकार है, और वो कोई पार्टी नहीं बोलती है। जबकि बहुजन समाज के संस्थापक कांशीराम कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन जनता की है, तो जनता को भूमि का अधिकार मिलेगा तो जो जनता वोट देगी। 15 लाख के लालच में मोदी जी ने प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हैं, वो बेच, अरे भाई वो भले अभी सत्ता में है, वो उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी बेची है। अगर समझो कि सत्ता बहुजनों की आएगी तो वो भी वापस ली जा सकती है। कैसे लिया? हाँ, ले जा सकती है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो सरकार है अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, 370 है, राम मंदिर है, या जो स्वच्छ भारत की। एक बात बताइए, आप बताइए, उपलब्धि नहीं है वो? 370 गैर कानूनन हटाया है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्यों जजमेंट नहीं देते हैं? वो कोई उपलब्धि नहीं है, ज़बरदस्ती वो ठोक दिया है। वहाँ के नेताओं को जेल में बंद कर दिया, घर में नज़र बंद कर दिया, और 370 आज भी वहाँ पे हालत ये है कि कोई सुधार नहीं हुआ है। बाकी रहा राम मंदिर का मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 पक्ष थे, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और बौद्धिस्ट पक्ष, मगर दोनों की बात सुनी गई और तीसरे बौद्धिस्ट पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर साइड में कर दिया। आपको बाद में सुनेंगे, आप जजमेंट दे रहे हो और बुद्धिस्ट पक्ष की बात नहीं कर रहे। वहाँ पे राम मंदिर नहीं, बुद्ध के मंदिर के सारे अवशेष मिले हैं वहाँ पर। तो राम मंदिर बना रहे हैं अब तो। वो तो सत्ता है तो बनाएंगे, बाबर ने मस्जिद बनाई तो ये मंदिर बनाएंगे। हमारी सत्ता आएगी तो बुद्धों का मंदिर बनाएंगे हम। आपको लगता है कि न्यायालय जो है मतलब कि निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, न्यायालय निष्पक्ष काम की बात नहीं है। न्यायालय कभी निष्पक्ष, वो न्यायालय जजमेंट नहीं लेता, न्यायाधीश होता है। और न्यायाधीश कौन सी मानसिकता का है वो करता है। न्यायालय तो एक पत्थर की दीवार वो है, बिल्डिंग है, मगर उसमें जो न्यायाधीश होता है वो कौन सी विचारधारा का है वो होता है, वो जजमेंट लेता है। न्यायाधीश सही है, सही विचारधारा जो क्या है कि न्यायाधीश भी गलत करते। बताइए ना, राम मंदिर के जजमेंट में अब उसके ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए बाकी जजमेंट नहीं दिया, ये हकीकत है। आप भी देखिए, बुद्धिस्ट पक्ष की बात सुनी नहीं गई, अब न्याय तंत्र में सुनना चाहिए ना। सिर्फ क्या जजमेंट क्या दिया, राम मंदिर के जजमेंट क्या दिया है? वहाँ राम मंदिर निकला ऐसा नहीं बोला है, गैर इस्लामिक ढांचा निकला है। तो गैर इस्लामिक का मतलब बुद्धिस्ट भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, तो वहाँ गैर इस्लामिक ढांचा निकला है, मगर वहाँ बौद्ध के अवशेष थे। 84,000 स्तूप। सब के बच्चे पढ़ते नहीं, SC ST OBC दलित के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि मतलब जज जो फैसले करते हैं उस कुर्सी तक आप लोग पहुंच पाएंगे?
देखिए, जज की कुर्सी पर नहीं जाएंगे, मगर जज की कुर्सी तय करने के लिए तो कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अंगूठा छाप भी बनता है तो वो जज की कुर्सी वो तय करता है। तो ये भूल जाइए कि हमारे लोग पढ़े नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी आबादी है और वोट का अधिकार है। आज तक ईवीएम 70 साल रही है ना, 70 साल हो गए, आज 80 साल होने वाले हैं। तब से आपकी आबादी ही तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप एकजुट कहाँ हो पाए? अरे मगर वो लोग एकजुट है, कहाँ एकजुट है? सब कुछ एकजुट हो जाएंगे। क्यों भैया बताइए, 90s में अपने वादों के जरिए मैं हमारी ताकत का प्रदर्शन दिखाता हूँ। 1990 में कांशीराम के नेतृत्व में 5 साल में 3 बार लोकसभा चुनाव हुए साहब। पूरी राजनीति को हिला के रख दिया। 5 साल में 3 बार लोकसभा चुनाव हुए थे। क्यों हुए? कांशीराम जी की राजनीति के कारण हुए। तो ये मत ये भूल जाइए कि ये नहीं हो सकता है। कांशीराम जी ने 3 बार चुनाव हुए ना, इतिहास गवाह है। एक वोट से हार गई थी वाजपेयी की सरकार। कांशीराम ने कहा था 13 दिन में गिरा है, बाद में 13 महीने में गिराया। अब कांशीराम ने मरने से पहले कहा है 2020 के बाद जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस और भाजपा एक हो जाएंगे और अदर पार्टीज एक आएंगे, 2 मंच पे आएंगे।